अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज़ खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और आज हम सबसे पहले बात करें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर लगी हैं। जैसे जैसे अमरीकी फ़ौज के इनखला की डेडलाइन करीब आ रही है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ तालिबान के हमलों में शिद्दत आ गई है और तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 131 अजला पर कब्जे का दावा भी कर दिया है। इस बिगड़ती सूरत हाल पर सदर जो बाइडन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी और अफ़गानिस्तान की आला कौमी मसलाहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को 25 जून को वाइट हाउस तलब कर लिया है, जहां अहम फैसले की तवक्को की जा रही है। अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं और दहशतगर्दी ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। आज ही लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें अब तक के इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। आला सतह के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान और सीनियर वफाकी वज़रा इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के तनाजुर में आइंदा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अफ़गानिस्तान की जो बिगड़ती सूरत हाल है, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फॉल आउट से निमटने के लिए तैयार है? गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान जो है अपना हमारा जो दाखिली मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी जंग पहले जीत चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, बड़ी कुर्बानियाँ दे के। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जो कुछ हो रहा है इसके असरात पाकिस्तान पे नहीं पड़ेंगे और हम इससे मुतासिर नहीं होंगे, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान भी इससे मुतासिर होगा, खित्ता भी होगा और पूरी दुनिया भी इससे मुतासिर होगी। जिस अंदाज से अमेरिका वहाँ से जा रहा है और बगैर किसी निज़ाम के जो डेडलॉक एक पैदा हुआ है उसके खात्मे के बगैर अगर ये मामला बढ़ता है तो फिर तो ये वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और मुझे नहीं नज़र आता कि जो 2000 के शुरू में सूरत हाल थी या 1999 में थी, उस वक़्त के हालात और अब के हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे। वही खाना जंगी अफगानिस्तान के अंदर होगी और उसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जैसे आज भी आपने देखा, अभी तक चूँकि ये हतमी बात तो सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगी। हमें दाखिली तौर पर जो है वो मजबूत होने की ज़रूरत है। हमारा जो मौक़िफ़ अफगानिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है बड़ा वाज़ेह और दो टोक है कि अफगानिस्तान का मसला अफगान ग्रुपों को आपस में बैठ के हल करना है, हमें हल नहीं करना। हम तो ताउन कर सकते थे, देखे ना, हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ताउन किया, तालिबान को बिठाया। अभी ये जो अफगान उलमा पाकिस्तान उलमा कॉन्फ्रेंस मक्का मुकरमा में हुई, और ये 3.5-4 साल से एक पेंडिंग होती आ रही थी, इसमें हमने अपना किरदार अदा किया। लेकिन हमने अफगानिस्तान के अंदर की जंग तो नहीं लड़नी है, ना ही हम कोई अफगान ग्रुपों के ऊपर हाकिम हैं। हम तो इनसे कह रहे हैं कि आपस में बैठ के अपने मामलात को हल करें और आपस में बैठ के चीज़ों को हल करें। और एक बात याद रखें कि अफगानिस्तान के अंदर TTP भी है, वहाँ और ग्रुप भी हैं, वहाँ दाश भी है, वहाँ कई ऐसे ग्रुप भी होंगे जो तालिबान को नहीं मानते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। और फिर जो अमरीकी रवैया है वो भी बहरहाल बड़ा हमें सामने नजर आ रहा है कि वो यहाँ तो सिर्फ ये है कि अपनी जान छुड़ा के इस खित्ते को बदअमनी में धकेलना चाहते हैं। तो इस सारे अमल में मेरी तो एक ही राय है कि हमें आपस में सर जोड़ के बैठना चाहिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों को, कुव्वतों को, रियासत पाकिस्तान को एक हिकमत अमली तय करनी चाहिए। हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। फिर अगर हम इज्तिमाई अपना इत्तेहाद इस बात से कायम कर लेंगे, अपने अपने मुल्क को जो है मुल्क के अंदर इंतजार नहीं फैलने देना और तकरीबकारों को मौका नहीं देना, तो इंशाल्लाह हम बड़े कमी हैं, हम कमजोर नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हम सर जोड़ कर बैठें और अपने मुल्क का सोचें। मैं समझता हूँ कि अगर हमने मिल बैठ कर कोई फैसला कर लिया
और माजी से कुछ सबक सीखा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है उस पर इसके असरात कम से कम होंगे और हम हर तरह की तकरीब से बच जाएंगे। सही है जी। ऐसा माजी से कुछ सीखा, क्या आपको लगता है सीख पाएंगे? और जो हिकमत अमली की बात कर रहे हैं हाफिज ताहिर साहब भी, आपको लगता है कि इस अफगान खाना जंगी की सूरत हाल में पाकिस्तान ऐसी हिकमत अमली बना सकेगा? सबसे पहले तो जो हाफिज साहब कह रहे हैं ना, मिल बैठने की ज़रूरत है, और वो तो पहले इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बतानी चाहिए। वो ज़्यादा मुनासिब प्लेटफॉर्म है कि वहाँ उनसे कहें कि जी ये मौका ऐसा है। सबसे पहले अफसोस, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जौहर टाउन में। इलियास भी वहीं रहते हैं और हमारे बहुत से कोलीग्स वहाँ रहते हैं। तो जो शहदा हैं, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, ज़ख्मियों को सेहतियाब करे। यकीनन आईजी ने इशारतन नहीं कहा है कि गैर मुल्की हाथ भी इसमें हो सकता है, और चांसेस ज़्यादा इसी के हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं हाई वैल्यू टारगेट का घर अगर उस इलाके में था तो ज़ाहिर है ये फिर दहशतगर्दी है और कहीं और से हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आज आपने देखा वो जो ISI हेडक्वार्टर में एक इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें गए हैं उस इजलास में, और उसकी संगीनी का अंदाज़ा जो सूरत हाल आगे आने जा रही है उससे अंदाज़ा आप कर सकती हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि ISI हेडक्वार्टर में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर का जाना हो और उसमें आर्मी चीफ मौजूद ना हो। आर्मी चीफ मुल्क से बाहर है, इसके बावजूद वो इजलास करना इंटेलिजेंस हेड्स का इतना ज़रूरी था कि वो इंतज़ार नहीं किया गया कि आर्मी चीफ साहब आएँ और फिर वो इजलास किया जाए। इससे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि संगीनी, मतलब वो हमें ये तो पता है कि ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए हमें तैयारी करनी है, और वो नज़र तो आ रही है। लेकिन ये धमाका हो जाना ज़ाहिर है ये भी एक सवालिया निशान है लाहौर जैसे शहर में, और कोई वो रिमोट एरिया नहीं है जौहर टाउन जहाँ पे ये हुआ है। तो ये हमारी नाहली तो है, हमारी इंटेलिजेंस की नाहली है, हमारी बहरहाल पुलिस की चूँकि कुर्बानियाँ भी उसमें हैं, उस पर बात ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं जिस वजह से इस तरह क्या वाक़या हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए था। और बिल्कुल वो हाफिज साहब की बात 100% ठीक है, कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सिर्फ एक इस इशू पे नहीं और भी बहुत से इशू हैं, सब पे कंसेंसस होगा तो फिर ये हमारे लिए बेहतर होगा। जी आमिर साहब, देखें वो हम सब इधर उधर से बातें कर रहे हैं, हमें सीधी बात करनी चाहिए। ये हाई वैल्यू टारगेट इंडिया ने, मैं बाकायदा नाम ले रहा हूँ, चुन के किया है। यहाँ से पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे और ये हाफिज सईद साहब का घर था। ये फेटफ की मीटिंग हो रही है, आप अंदाज़ा करें कि किस टाइमिंग को उन्होंने चुना है कि दुनिया को वो आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है कि जी जिसको सज़ा हो चुकी और जो कैद में है उसके घर को टारगेट इसलिए किया गया कि लोगों को ये दिखाया जाए और प्रोपेगेंडा किया जाए, जो कि वो कर रहे हैं, ये ऑन गोइंग है। एक तरफ तो इंडिया अपने उन मकासद को इस्तेमाल करना चाह रहा है कि जी देखे फेटफ में आपने इतने इकदाम किए, आप खींच रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, मकसद ये है। दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, ज़ाहिर है आज हमारी जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जो जनवरी में नोटिफाई हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको हेड किया, तो जाहिर है कि वो सारी बातें जो एक ब्रीफिंग कुछ दिन पहले हुई थी जिसमें सारे मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी थे शायद 2 हफ्ते पहले, और अब फिर एक वो उसी के फॉलो अप की एक मीटिंग हुई है और उसमें हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया क्लियर है पाकिस्तान के हवाले से कि वो हमें नहीं कर, पूरी दुनिया से मुराद ये है कि जब हम दहशतगर्द पकड़ते हैं, कलभूषण जैसे वो नहीं बोलते, वो बात नहीं करते उस पर, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी हुकूमत वहाँ पे आ जाए, और ये पाकिस्तान की भी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो सिर्फ पाकिस्तान की हमायत याफ्ता हो। पाकिस्तान खुद बार बार कह रहा है कि हम वसीउल बुनियाद हुकूमत चाहते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ अमन आए, और वहाँ पे मुख्तलिफ कुव्वतें जो इस वक्त नहीं चाहती कि तालिबान हों, अकेले वो हो जाएं, मतलब आज खबरें आ रही थी कि वो मुख्तलिफ बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के कैप्चर करते जा रहे हैं और लोग उनको पहले की तरह छोड़ते हुए उनके साथ मिलते जा रहे हैं जी। तो पाकिस्तान के अंदर वो जो तालिबान जो दहशतगर्दी पहले करते रहे, ये मैं इन तालिबान की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने की वो सारे फिर लाइन अप हो रहे हैं, और उनके लिए जाहिर है राह एक ऐसा हेडक्वार्टर है जो लाइन अप करता है उनको हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी। और आप देखें कि वो एंट्री हुई थी कलभूषण की ईरान से, कि वो अपने मुख्तलिफ लोगों के जरिए पाकिस्तान को मुश्किल में डालना चाहता है कि पाकिस्तान एक तरफ लगा हुआ है कि किसी तरह फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए, वो फसाद, फिर ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है
कि जी इंडिया को अफगानिस्तान में अमेरिका की मर्जी यानी चाहत तो असल में इंडिया की है कि वो रोल दे दिया जाए। पाकिस्तान कहता है कि जी जो रोल लेना है अफगान लीडरशिप खुद दे, और इंडिया का हो या किसी का हो, चूंकि चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये वो सारे मुल्क हैं जो इस जंग में और इसको सुलह में बदलने में अपना अपना जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान इसमें कितना का मैटर करता है वो हमारी लीडरशिप के ऊपर होगा कि पाकिस्तान के अंदर से हम एक आवाज बनाएं, एक बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की इक्तिसादियात हो, पाकिस्तान की सलामती का मामला हो। हमने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी में अच्छा काम किया है, इससे आगे बढ़ के अब हमें सियासत के अंदर भी इन्हीं इश्यूज पे जो पाकिस्तान के कौमी मुफादात और सलामती के हैं एक होना चाहिए। सही। फैसल साहब, देखिए बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। अगर हम ये कहना है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ काई है और हम बीच में जो है ना वो फंसे हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अगर वहाँ पे खाना जंगी होती है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि शुरू भी हो गई है, तो उसके असरात क्या होंगे। जब पहले खाना जंगी हुई थी तो उसका पहला हमें जो रिएक्शन मिला था, वहाँ से जो है बड़ी तादाद में अफगानियों ने जो है हिजरत करके जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पनाह ली थी, और बल्कि पाकिस्तानियों ने तो उनको खुद से जो है वो वेलकम किया था। अगर दोबारा वहाँ पे खाना जंगी होती है तो इस वक्त क्या पाकिस्तान, इस बात की सवाल है कि पाकिस्तान क्या इस बात की तैयार है कि उन अफगानियों की दोबारा मेहमान नवाजी कर सके। दूसरी बात, पाकिस्तान की क्या इकनॉमिक सूरत हाल इस बात की हमें इजाज़त देती है कि हम अफगानियों का जो है वो बोझ उठा सकेंगे। अच्छा, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, कहीं नहीं कहीं जो है वो पाकिस्तान जो है इसमें जो अपना रोल अदा करेगा, या एक तासुर कायम हो जाएगा कि फला ग्रुप के साथ पाकिस्तान है या फला ग्रुप का पाकिस्तान मुखालिफ है। तो उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, जो दूसरे ग्रुप का जो रिएक्शन होगा, क्या उस रिएक्शन का मुकाबला करने के लिए हम लोग जो है वो तैयार हैं, और उसका मुमकिन क्या क्या जो है वो रद्द अमल हो सकता है। इस हवाले से हमारा होमवर्क क्या है। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है एब्सोल्यूट नॉट की, जो बात की कि हम अड्डे नहीं देंगे, उसका जो बुनियादी सबब भी यही है कि ये मैसेज देना है कि वहाँ पे ये तालिबान है या अलकायदा है या दाइश है, जो बेसिकली तो अमेरिका को जो अड्डे चाहिए इन लोगों की निगरानी के लिए चाहिए ना। तो अब पाकिस्तान जो है खुल के जो है उनकी मुखालफत जो है वो मोल नहीं लेना चाहता। तो पाकिस्तान का जो पहला मौक़िफ़ आया वो यही आया कि हम अड्डे जो है वो नहीं देंगे। लेकिन जो इतने बड़े बड़े फैसले हैं, इसमें हमें जो है जो सबसे एक हम भी कह सकते हैं कि इसको हमें कौमी सानिया बोल लें, कौमी अलमिया बोल लें, कि हमें इसमें ना कौमी सोच नज़र नहीं आ रही। हाफिज साहब जो बात कर रहे हैं कि सारी क़यादत को बैठना चाहिए, तो कोई बैठाने वाला होगा तो बैठेंगे ना। ठीक है, ये इतना नाजुक मामला है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, लेकिन किसी जगह भी जो है वो बहस हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। तो वज़ीर आज़म को इस वक्त जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये इस वक्त जो भी मामला हो उनको एक तरफ रख के तमाम अपोजिशन को और एक मुश्तरका जो है वो उनका इजलास बुला के एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, ताकि कहीं ये तासुर न जाए कि इस हवाले से पाकिस्तान में जो है कहीं तकसीम पाई जाती है। सही है जी इलियास साहब। देखिए जी, बड़ा अहम मोड़ है, बड़ा अहम फैसले करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और इसमें गवर्नमेंट को अकेले नहीं अपोजिशन को भी साथ मिलाना पड़ेगा कि ताकि जो फैसला करना है वो पाकिस्तान के लिए दुरुस्त हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन आप देख लें जैसे अमेरिकन फ़ौजें निकलने लगी उधर से, तो उधर हालात जैसे खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जंग उधर नहीं रहती, फिर जंग इधर पाकिस्तान की तरफ भी आती है। क्योंकि इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, वो राह इस वक्त कोशिश करेगी कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करे, वो इंगेज करना चाहती है। लेकिन इस सूरत हाल में देख लें आज भी लाहौर में क्या हुआ, ये सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। अपने आप जैसे आज इजलास किया, इस बारे में लाहे अमल तय करना पड़ेगा कि अमेरिकन जो फ़ौजें हैं वो अगर निकल जाती हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये एक छोटा बॉर्डर नहीं है, बड़ा बॉर्डर है। इसमें अगर वो जो अगर नकल मकानी करके इधर या हिजरत करके उधर जैसे पहले भी आ गए थे, तो हमें माजी के तजर्बात को देखते हुए करना चाहिए कि पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस तरह की जो सूरत हाल बनाई जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी फैसला करें उसमें बेहतर अंदाज से करें और सरहदों की हिफाजत करें, ताकि ये जो दूसरों की जंग है ये हमारे मुल्क में ना आए। अगर ये सूरत हाल अगर हम कर जाते हैं तो ये बड़ा बेहतर है, वरना मुस्तकबिल में हमें फिर एक दफ़ा परेशानी रहेगी। और ये जंग हमने जो पहले भी लड़ी, कई साल लड़ी है,
इनकी दूसरों की जंग। अमेरिकन तो चाहते हैं कि इधर आके वो आके निगरानी करें, निगरानी अगर इधर आके करते हैं तो फिर वो लोग हमारे ही खिलाफ होंगे। तो इस सूरत हाल में हमें बड़ा बच बचा के अपने आप को फैसला करना है, जो ऐसे फैसले करने हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मजबूत हो, और ये जो हो कि उनसे अफ़गानिस्तान से जो भी हुकूमत कायम होती है, अगर जैसी अगर हुकूमत कायम होती है तो हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों। ये ना हो कि भारत फिर दोबारा अगर अपना किरदार अदा करे और वो इस तरह पाकिस्तान के साथ मुखालफत अपनी निभाता है। दुरुस्त है कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में अहम और बेहतर फैसले जो पाकिस्तान के हक में वो फैसले बहरहाल करने पड़ेंगे और एक ठोस हिकमत अमली की भी ज़रूरत है। मिल बैठ कर एक कौमी क़यादत की भी ज़ाहिर है ज़रूरत है ताकि एक अच्छा मैसेज आए और एक स्ट्रॉन्ग, मरबूत और वाज़ेह हिकमत अमली बनाई जा सके। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, बजट के बाद मजीद महंगाई का खदशा है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि हुकूमत कुछ करेगी या सिर्फ तमाशा देखेगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। एक हफ्ते तक ये बंद रहेगी तो हमारे क्या होगा, हमारा रोजगार ही खत्म हो गया। सीएनजी बंद है, आप पेट्रोल पे चला, पेट्रोल बारे में नहीं आता, आपको पता है। मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, बाबा हम कहाँ से देंगे। टैक्सी वो जो सीएनजी वाले हैं वो बंद है और वो दूसरे पैसे मुंह मांगेंगे, बोले पेट्रोल पे डबल पैसे मांगेंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से बजट में आवाम को रिलीफ देने के ऐलानात किए गए थे। वज़ीर ख़जाना ने यह दावा किया था कि ऐसी मौशी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे अब ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ताहम अभी तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट तो नहीं आ सका। बजट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। डॉलर 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। सोना मजीद महंगा हो गया है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मंदी देखने में आ रही है। गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाकर 1.25% और चोकर पर 17% टैक्स लगाने से फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी है, जिससे आटा मजीद महंगा और नायाब होने का खदशा है। और OGDCL ने 4 दिन में तीसरी बार LPG की कीमतें बढ़ा दी हैं और 30 जून से कीमतों में 10 से 15 रुपए मजीद बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया गया है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध में गर्मियों में भी गैस का बहरान सामने आ रहा है। सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ LNG पर इजाफी टैक्स लगाने से CNG की कीमत में भी 6 से 9 रुपए इजाफे की नवीद सुनाई जा रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बजट के बाद मजीद महंगाई का खदशा बढ़ गया है और नज़र भी आ रहा है सूरत हाल। हुकूमत आपको लगता है कुछ करेगी? क्योंकि वादा तो किया है कि जाहिर है अब आवाम को रिलीफ देना अब इनकी मजबूरी भी है, या सिर्फ तमाशा देखेगी गवर्नमेंट? जाहिर है मजबूरी है, इसीलिए तो बैड से वर्स्ट पोजीशन पे गरीब जा रहा है। आप देखें कि बजट में इन्होंने कहा हमने टैक्स नहीं लगाया, और वजाहत क्या करते हैं जी, हमने जो बजट में कुछ चीज़ों पे टैक्स लगा दिया जिन पे इस्तिस्ना था। हमने नया टैक्स तो नहीं लगाया, जैसे मेडिकल बिल पे लगा दिया। सरकारी मुलाजिम को देते क्या हैं, GP फंड पे जी हमने टैक्स लगा दिया। अच्छा, खाने पीने की हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। LPG के आप किस्से बता रही हैं, गैस है, आटे वाले हड़तालें कर रहे हैं। तो ये होना ये चाहिए था कि कम से कम अपोजिशन की आवाज़ को इन्हें सुनना चाहिए, और नहीं तो मेजर ताहिर सादिक जैसों की आवाज़ सुन लें, जो आपको पूरा ज़िला जीत के दे रहे थे। आपकी नाराज़गी है कि जी अमीन असलम को उन्होंने सीट नहीं दी, वो शहर की सीट नहीं छोड़ी। लेकिन जो पब्लिक की नुमाइंदगी करता है, जो आपको ज़िले जीत के देता है, आप अपने उस MNA की नहीं सुनते। पेशावर के MNA दुआइयाँ देते रहे कि जी जब मैं बोलता हूँ कहते हैं ये अपोजिशन के साथ मिल गया। तो ये क्या तरीक़ेकार है? होना ये चाहिए कि आप कल घंटे गिनवा रहे थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बैठ के, हमने गवर्नमेंट को इतना दिया। भाई हमेशा अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, और ख़ास तौर पे बजट में आप अपने वज़रा से ज़्यादा अरकान असम्बली से, अपने PTI के लोगों से, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI सब के मुकाबले में उनको बुलवाएं। हर बंदा हल्के के, क्योंकि वज़ीर भी वो है ना परवेज़ खटक साहब जैसे, जो कह रहे हैं कि कहाँ है लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, मतलब आम आदमी से जिसका मिलना ही नहीं है। इसीलिए तो वो नौशहरा वाली सीट भी माशाल्लाह से हार गए अपने ज़िमनी इलेक्शन में, कि उनका अगर आम आदमी से ताल्लुक होता तो इस तरह तो घर की सीट ना हारते वो। ठीक है। और ये फिर वो भाई की कहानी बना दी, फिर धांधली का कह दिया कि जी धांधली हो गई अपने शहर में, अपनी हुकूमत में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप बजट में तो IMF की डिक्टेशन कह रहे हैं हमने नहीं ली बिजली और गैस पे। 37 रुपए पे सुई गैस की कंपनी चली गई है कि जी हमें रेट बढ़ा दें आप वो कितना रोक सकेंगे? वो कहेंगे जी हमें नुकसान हो रहा है, हमें सब्सिडी भी नहीं दे रहे आप IMF की वजह से, तो पैसे कहाँ से आएंगे? असल यही बात है जो हम पहले इशू में बात कर रहे थे और हाफिज साहब ने कही थी, ये नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जो आपकी ग़िज़ा की कमी है
और आपके अंदर जो गुर्बत और महंगाई आ रही है, बलोचिस्तान में हमारे आम लोग राह के हाथ जो चढ़े, जो रिपोर्ट्स आई वो 10-10 हज़ार रुपए पे वो साइकिल बम कर जाते हैं कि घर में पैसे नहीं है, हाथ चढ़ जाते हैं वो इन लोगों के। तो होना चाहिए कि कुछ आप सोच लें कि हमें कहाँ जाना है और कैसे रोकना काम को। जी हाफिज साहब, गुजारिश ये है जी कि महंगाई तो है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता, अगर के दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई और कोरोना के हालात, लेकिन हमें अपना हाल देखना है और अपने अहवाल को बेहतर करना है। इसके लिए कोशिशें मैंने पहले भी कहा कर भी रहे हैं, होनी भी चाहिए, मजीद होनी चाहिए। और ये ठीक बात की है आमिर इलियास राना साहब ने। और अब जब कि हम ऐसे जो पहला हमारा गुफ्तगू थी, ऐसे हालात के शिकार हो रहे हैं जब हमारे ऊपर एक नए हालात अफगानिस्तान की वजह से आ रहे हैं, तो गुर्बत एक बहुत बड़ा इफ्लास जो है, ये एक बहुत बड़ा अमल है इस सारी दहशतगर्दी के उस सारे अमल में जो माजी से जिससे हम गुजरे हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। मैं तो फिर वही कहूँगा कि हर एतबार से देखना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या सहूलत पैदा कर सकते हैं। IMF के साथ हुकूमत ने जो है बहुत सी चीज़ों में जो वो चाह रहे थे नहीं किया, बहुत अच्छा किया है और आगे भी देखना चाहिए। और फिर एक जो कमी है वो है कि निचला निज़ाम जो है, जो मजिस्ट्रेट का निज़ाम हमारे यहाँ होता था, गली मोहल्ले का निज़ाम होता था, अगर उस तरफ तवज्जो जो है सूबाई हुकूमतें दें, जिली जो है एडमिनिस्ट्रेटर दें, तो आप यकीन कर लें कि महंगाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कम हो सकता है। लेकिन उधर भी तवज्जो नहीं है, नीचे इंतजामिया, ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर ने तो जाके एक दुकान को नहीं देखना, लेकिन वो अमल भी जो है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये मुश्किलात बढ़ रही हैं। सही जी आया साहब, एक तो मैं सदके जाऊँ इस टर्म के ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, ये शौकत अजीज़ साहब के दौर में मैंने पहली बार सुनी थी ये टर्म, और आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब होगा और कैसे होगा। ये चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ये कह देते हैं बड़े आराम से। गवर्नमेंट के लिए मसाइल बढ़ने हैं अभी, उसकी वजह ये कि IMF के साथ फिर ऑन होल्ड है, उनकी जो किस्त आनी थी वो नहीं आ रही, उस वजह से वर्ल्ड बैंक भी आपको उतने पैसे नहीं दे रहा जितने देने थे। उस वजह से आप देख रही हैं डॉलर पे भी दबाव बढ़ रहा है, डॉलर हर रोज़ महंगा हो रहा है, और पेट्रोल और डॉलर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, कि दो चीज़ें जब भी महंगी होती हैं महंगाई बढ़ जाती है। तो ना इख्तियार में आपके पेट्रोल है ना डॉलर है। जब ये दो चीज़ें इख्तियार में नहीं हैं तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल तमाशा सिर्फ देखेगी नहीं, हमें तमाशा बनाएगी भी। जी इलियास साहब, देखिए जी, सूरत हाल ये है कि अभी IMF के पास जाना है, हमने उनकी कंडीशनलिटीज़ देखनी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी जैसे उनकी एक जो किस्त है वो लेट होगी, और अगर लेट करते हैं या कुछ और से करते हैं, दूसरे भी जो मालियाती इदारे हैं जो वो भी हमें लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इसीलिए डॉलर पर जो दबाव है, जिस तरह सब कह रहे हैं, यहाँ साहब ने क्या बताया। लेकिन जो सूरत हाल है कि इस वक्त गैस इंपोर्ट नहीं की, LPG पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, आटे पर टैक्स लगा दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, अब ये जो चीज़ें हैं बुनियादी चीज़ें, इन सब चीज़ों से देखें बेकरी आइटम्स महंगी हो जाएंगी। जो LPG की वजह से देखें अब लोगों को वैसे ही कॉस्ट उनकी बढ़ गई है। अब हर घर में LPG इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में ज़्यादातर, और इसके अलावा जो गैस है, दूसरी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत से आपकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो बढ़ जाएगा। तो अब देख लें कराची की जो सूरत हाल है, इन्होंने LNG नहीं इंपोर्ट की, टैक्स लगा दिए, लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, जो लोकल प्रोडक्शन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह कब तक करेंगे? इस तरह लोगों के लिए ये वो तमाशा ही देख रहे हैं कि लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बना रहे हैं। गवर्नमेंट होती है सहूलत और मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ मिसमैनेजमेंट होती है तो भुगतता कौन है? लोग भुगतते हैं। अब महंगी चीज़ें मिल रही हैं, लोगों पर असरात पड़ रहे हैं सारी महंगाई के। अभी तो और कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये इनकी एक गलत पॉलिसी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अभी सब्जियां वगैरह, जो दूसरी चीज़ें आइटम्स वगैरह, वो उसी तरह महंगी हैं। तो अब ये जो आने वाले दिन हैं वो मज़ीद मुश्किलात का लग रहा है कि इस तरह ही होगा अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सकी। यानी आवाम को ही तमाशा बनाना है। जी फैसल हुसैन साहब, मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं मगरिब को समझता हूँ, मगरिब की ज़हनियत को समझता हूँ,
हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो मशरिक़ को समझता हो, जो पाकिस्तान को समझता हो, पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी को समझता हो, ब्यूरोक्रेसी की और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी मेंटेलिटी को समझता हो। क्योंकि जब ये बजट आया था तो जिस तरह के वो शादियाने बजाए गए थे तो ये तासुर दिया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में जो है वो इतना अच्छा बजट ही नहीं आया। अब जो बजट जो आहिस्ता आहिस्ता जो खुल के सामने आ रहा है तो इसमें तो उन्होंने जो पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है उसको तो या तो उन्होंने रिलीफ दिया है या उनको जो है वो टैक्सों से बचा लिया। जो छोटा तबका है उसको तो उन्होंने जो है उठा के फेंक दिया। चौकर के ऊपर जो है 17% जो है वो जो है वो टैक्स लगा दिया 17%। इस वक्त कराची के अंदर जो है वो 130 रुपए किलो जो है वो दूध बिक रहा है और दूध फरोशों का कहना यह है कि हमारी जो इस वक्त पैदावारी लागत हो गई है वो 150 रुपए हो गई है और अब हमारे लिए इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस दूध को जो है हम 160 रुपए किलो बेचें। यानी कि दूध की कीमत में जो है वो 30 रुपए किलो का जो है वो इजाफा होने जा रहा है। एक आध दिन के अंदर जो है वो 30 रुपए किलो का इजाफा हो जाएगा, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, फिर इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि आपके यहाँ CNG गैस बंद है। आपके पास जो कमर्शियल जहाँ पे गैस होती थी वो गैस पूरी बंद पड़ी है। तंदूर आपके जो है इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी जो लोकल फैक्ट्रीज हैं जहाँ गैस से चलती थी मुकम्मल तौर पे बंद पड़ी हुई हैं। सवाए जहाँ एक्सपोर्ट होती थी वहाँ जो है वो गैस जो है फराम की जा रही है। तो उसके जो असरात आ रहे हैं उसमें वो भी बेरोजगारी को भी बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई को भी बढ़ा रहे हैं। आपका जो माशी साइकिल है उसके आगे भी जो वो बैरियर लगा रहे हैं। LPG की कीमत जो है उसमें जो है इजाफा हो गया, जो है मजीद इजाफा होने जा रहा है। फिरोज बिन मलकान ने बोला है कि हम 30 जून से जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, आपको सिर्फ बहरान ही बहरान नजर आ रहा है। जून का महीना जो है इस पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ज्यादा भारी साबित हो रहा है और ये जून का महीना बता रहा है कि अल्लाह ताला जो है जुलाई के महीने पे इस कौम पे और इस मुल्क पे जो है वो रहम फरमाए। चलें जी, आमीन। अल्लाह ताला वाकई रहम करे और आवाम का अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि आए रोज़ जुटे हैं जो आवाम की ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं और अशिया ख़ौरनोश तो पहले ही उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, सिविल बालादस्ती के ख्वाहिशमंद असम्बलियों में गैर संजीदा क्यों है? राय ले रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बजट तजावीज़ पर बहस का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में गवर्नमेंट और अपोजिशन अरकान असम्बली की दिलचस्पी और संजीदगी का ये आलम है कि अरकान की अक्सरियत पहले तो ऐवान में आती नहीं है, अगर कोई आ भी जाए तो वो नींद पूरी करता नज़र आता है। पंजाब असम्बली में भी यही सूरत हाल है, जबकि सिंध असम्बली में बजट तजावीज़ पर बहस की बजाय हंगामा राय और पॉइंट स्कोरिंग देखने में आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान में बजट पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ ताहाल बरकरार है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज खान साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, सिविल बालादस्ती के ख्वाहिशमंद असम्बलियों में गैर संजीदा क्यों नज़र आते हैं? तो जब आपको ये यकीन हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहिर है वो मैं शायद अपने लिए कर रहा हूँ, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है। जब किसी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ने आना होता है, ज़ाहिर है उस वक्त आपको रश नज़र आ रहा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है यार मिनिस्टर से तो बना के रखनी है ना, मिनिस्टर साहब चूँकि तकरीर कर रहे हैं हमारा होना ज़रूरी। इसी तरह ऑपोजिशन का कोई अहम रुकन आपको बात करता हुआ नज़र आए तो उसके साथ आपको उस वक्त रौनक नज़र आ रही होती है। लेकिन जैसे ही बैक बेंचर्स की बारी आती है तो वो, बल्कि मुझे कल राना साहब बड़े याद आए, वो फिक्सेड को ढूंढ रहे थे, तो कल वो फिक्सेड भी तकरीर वहाँ कर रहे थे, तो वो भी ज़ाहिर है अब उन्होंने तकरीर ही करनी होती है, बाकी तो काम वो छोड़ दिए उन्होंने, क्योंकि जो काम करके वो यहाँ तक पहुँचना चाहते थे पहुँच गए। तो असल मकसद भी ये होता है, चौधराहट असल मकसद है कि जी हम MNA बन जाएंगे तो बस इलाके में हमारी टोर हो जाएगी, उसके बाद वो थाना कचहरी हमारी है, थानेदार अपनी मर्जी का लगवा लेंगे। इससे ज़्यादा हमारे लॉ मेकर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ये जिम्मेदार हमारी लीडरशिप है। ज़ाहिर है लीडरशिप रवैये ऐसे अपने उसके होते हैं कि उसके बाद उसको बाकी लोग भी सीरियस। अब प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आएंगे तो मिनिस्टर्स भी ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ऑपोजिशन लीडर अगर गैर संजीदा हो जाए, वो कहेंगे जी नहीं मेरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन वाले क्यों आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो कहा करते थे कि मैं लोगों के सवालों के जवाब दिया करूंगा, क्वेश्चन आर दिया करूंगा ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, उनको तो कम से कम इतना गैर संजीदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलें, अल्लाह मालिक है, वो तकरीरें कर रहे हैं, काम की होती है हम भी दिखा देते हैं, बाकी बेचारे वो बोल बाल के निकल जाते हैं। सही है। फैसल साहब, असल में जिसको हम सिविलियन बालादस्ती कहते हैं ना,
वो सिविलियन बालादस्ती है नहीं पाकिस्तान में, वो ख़ानदानी जो है वो बालादस्ती है। पाकिस्तान में या तो फौजी डिक्टेटरशिप होती है या फिर सिविलियन डिक्टेटरशिप होती है। जमहूरियत पाकिस्तान में जो है ना वो है ही नहीं। ये अलग बात है कि सिविलियन बालादस्ती जो है, ख़ानदानी बालादस्ती को या सिविलियन डिक्टेटरशिप को जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो है इसको जमहूरियत समझते भी हैं, लेकिन जिसको जो जमहूरियत का जो मफ़हूम है उस तनाजुर में जमहूरियत की जो रूह है उस तनाजुर में पाकिस्तान में तो जमहूरियत का जो है वो वजूद ही नहीं है। अब पाकिस्तान की एक बदकिस्मती देखें कि इस मुल्क में जो है जो बल्दियाती निज़ाम जो प्राइमरी होता है किसी भी जमहूरी माशरे का, उसका वजूद ही नहीं है। अच्छा, जब आप बल्दियाती निज़ाम की बात करें तो उसमें जो है जो सियासी जमातें तो मुखालफत करती हैं, हमारे साथी भी मुखालफत करते हैं। आपको यकीन नहीं है तब देख लीजिए आमिर साहब मुखालफत करेंगे, यकीन नहीं है आप देख लीजिए 100% मुखालफत करनी है अभी। ये इनका जो है इस मुल्क का जो है एक जो है वो अलमिया है कि आप यहाँ पे जो है वो आम आदमी को इख्तियार देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। और एक आखिरी बात सुन लें, बड़ी हैरत अंगेज है, पाकिस्तान में अगर कभी आम आदमी के पास इख्तियार आया है तो डिक्टेटरशिप के ज़माने में आया है। जमहूरी दौर में तो आम आदमी से जो है ना इख्तियारात छीने गए, और बल्दियाती निज़ाम की सबसे बड़ी दुश्मन जो सियासी जमातें और साफ़ी भाई, अभी आमिर भाई करेंगे बात इस पर आप। जी हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आमिर साहब की तरफ दोबारा जाती हूँ। जी हाफिज़ ताहिर साहब, बात यह है जी कि बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस मुल्क का सिस्टम यही है कि जो डिक्टेटर आता है वो जमहूरियत पसंद बनना चाहता है, और जो जमहूरियत पसंद है वो डिक्टेटर हैं। जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, आप कोई भी पार्टी ले लें, मजहबी ले लें, सियासी ले लें, क्या वहाँ पर कोई शख्स जो है उसके लीडर के अलावा या उसके खानदान के अलावा, एक वाहिद इमरान खान है जिसका खानदान नहीं है या जिसके बच्चे नहीं हैं, क्या कोई जुर्रत कर सकता है पीपल्स पार्टी में या नून लीग में या जमीयत उलमा में या और जो पार्टियां हैं कि वहाँ बाप के बाद जो है बेटा ना है। हत्ता के जो आप ANP देख लें कि खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी है, वहाँ भी यही निज़ाम देख लें। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जमहूरियत पसंद डिक्टेटर बनना चाहते हैं और डिक्टेटर जमहूरियत पसंद बनना चाहते हैं। निज़ाम यहाँ कोई नहीं है, कोई निज़ाम यहाँ न चलने देता है न निज़ाम बनने देता है। बाकी ये दुरुस्त बात है कि अगर कुछ लोगों की भलाई के या अच्छाई के काम हुए हैं तो वो उन्हीं डिक्टेटरों के दौर में हुए हैं जिन्हें हम गालियाँ देते रहते हैं। उसके अलावा तो माशाल्लाह अपनी तिजोरियाँ सबने भरी हैं और भर रहे हैं। जो आदमी 50 करोड़ या 60 करोड़ लगाकर MNA बनता है, उसको क्या गरज है कि 60 रुपए कमाने वाले का क्या हाल है। उसको 60 करोड़ के बाद उसको 6 अरब रुपया या 60 अरब रुपया बनाना है, वो कैसे बनाना है। अभी भी ये हमारा इलेक्शन कमीशन पिछले दिनों बड़ा एक्टिव था। कोई एक इलेक्शन बता सकता है इलेक्शन कमीशन के जिसमें जो हदूद थी पैसे खर्च करने की उस पर अमल हुआ हो। एक दिन जितना इलेक्शन कमीशन के पैसों का निजाम होता है एक दिन का, कि जी 15 आपने पूरे इलेक्शन में 15 लाख लगाने हैं, वो एक दिन में। ठीक है हाफिज़ साहब। तो जी निजाम अगर आपने ठीक करना है तो फिर तो नीचे से निजाम ठीक करना होगा। ना ये जमहूरियत है ना ये डिक्टेटरशिप है, ये कुछ महंगा सा रास्ता है जिसको जो पसंद आ जाए। बहरहाल जमात इस्लामी एक एक्सेप्शन जरूर है जहाँ वहाँ की जमहूरियत नजर आती है। जी आमिर साहब, असल में ना वो हमारे फैसल साहब का मसला है, और मैंने क्या कहा था मुखालफत करेंगे, देखा मैंने क्या कहा था। और मैं म्यूनिसिपल इदारों के हमेशा से हक में रहा हूँ, लेकिन उनको इख्तियार मिलना चाहिए। अब जब कराची में वसीम अख्तर मेयर थे तो ये उस वक्त ये रोते थे कि उनके पास इख्तियार नहीं है। बात है कि इख्तियार भी मिले। जो डिक्टेटर की बात हो रही थी वो इसलिए इख्तियार देता है कि कहीं ना कहीं मेरी कोई बात सुनने और मानने वाला बन जाए, उसकी मजबूरी होती है, वरना वो डिक्टेटर तो डिक्टेटर ही होता है। सियासी जमातों की कमज़ोरी है, हम हमेशा से बात करते हैं कि आपको इख्तियार भी देना चाहिए और उसे निचली सतह पर भी लेके जाना चाहिए। अब चूँकि हम असम्बलियों से बात करते आ रहे हैं और हम इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि जी इख्तियार किसको देंगे, जैसे अब मुरब्बी हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब के इमरान खान साहब, तो इनको चाहिए कि जब ये 1 to 1 अक्सर मुलाकातें करते हैं और वो सामने पिक्चर्स में भी आती हैं, तो जिस इस्लाहात की बात ये इलेक्शन कमीशन पे रख के करते हैं, वो खान साहब से कहें कि जी ये सारा सिस्टम इस तरह ही तब्दील होगा जैसे पहले सेगमेंट में इन्होंने मशवरा दिया था कि हिज़्ब इख्तिलाफ को बिठाएं। इन सब चीज़ों का हल वहीं से निकलेगा जहाँ से पार्लियामेंट शुरू होती है, जहाँ से वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। जब तक आप अगर आप समझते हैं कि पिछले अपनी औलादों को लेके आ रहे हैं
और ये गलत है तो उसको रोकने का सिलसिला भी पार्लियामेंट से निकलेगा कि आप टाइम दें, आप 0 आवर में भी आएं, आप अपने आप को बिजी जितना मर्जी रखें, लेकिन जो आपके वादे थे 3 साल अब हो रहे हैं, तो अब आप आ जाएं पार्लियामेंट में। आप कह रहे हैं कि सारा मुश्किल वक्त खत्म हो गया, 1 जुलाई से अवाम का तो नया दौर शुरू होना है ना, लेकिन आपका भी एक नया दौर शुरू होने लगा है। तो आप अपने उन वादों को पूरा करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए जरूर आए। और जैसे ताहिर अशरफी साहब ने फरमाया है, मैं चाहूंगा कि ये अगली दफा मुलाकात के बाद हमें बताएं कि मैंने उनसे बात की है और वो क्या इनका ये मशवरा सुनने के लिए तैयार है, या ये भी खुदा हाफिज। ठीक है जी इलियास साहब। देखिए ये असेंबली के इजलास जैसे हो रहे हैं, बजट सेशन हो रहे हैं, इसमें ना पहले अरकान जो आते हैं उनकी दिलचस्पी होती है कि बजट बहस में हिस्सा लिया जाए, ना बजट के बाद कोई ऐसी होती है कि वो कोई तकरीर करें, कोई ऐसी बात करें। बस आते हैं मुख्तसर से बात करते हैं, सिर्फ चंद एक जो तकरीर करते हैं सही कानून साजी वगैरह या बजट की मंजूरी के लिए या अपनी तजावीज़ देते हैं, बजट वैसे ही तैयार हो जाता है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ ये होती है कि हाज़िरी लगे और वो अपने घंटे पूरे करें और पैसे लें। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।